Hello guys, Jai Hind. It's me Rajiv again in front of you guys. Guys, as I promised you that I'll give you the complete information of Carl Sagan, who was the firm believer of Sanatan Dharma, that was the Hindu Dharma. So here I am today in front of you guys and I'll give you the complete information of Carl Sagan. कि उन्होंने क्या कहा था सनातन धर्म के ऊपर और क्यों क्या मतलब सनातन धर्म जो हिंदू धर्म है उसे क्या रिलेट किया था और जो उनकी जो सैटेलाइट थी वॉयजर 1 उसके बारे में भी बताऊंगा। सो वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। कार्ल सेगन एस्ट्रोनॉमर। कार्ल सेगन वाज एन एथीस्ट बट वाज अ फर्म बिलीवर ऑफ सनातन धर्म। कार्ल सेगन जो था वो नास्तिक था लेकिन बहुत मजबूती से वो बिलीव करता था सनातन धर्म पे, भारतीय सनातन धर्म पे जो हिंदू धर्म था, बहुत बिलीव करता था वो। उनकी जो सैटेलाइट थी वॉयजर 1, उनकी सैटेलाइट वॉयजर 1 जो थी वो 5 सितंबर 1977 को नासा से लॉन्च की गई थी और 14 फरवरी 1990 को जब वॉयजर 1 सैटेलाइट पृथ्वी से 6 अरब किलोमीटर की दूरी पे थी तो पृथ्वी की फोटो ली गई थी जो कि बिखरे प्रकाश के बीच एक बिंदु समान पाया गया था। 14 फरवरी 1990 को जब अंतिम बार पृथ्वी की फोटो ली गई तो उसकी दूरी थी 6 अरब किलोमीटर और वह एक बिखरे प्रकाश के उसमें छोटा सा एक बिंदु समान दिख रहा था जो अपनी पृथ्वी है वो। इससे प्रेरित होकर एक किताब उन्होंने लिखी जिसका नाम था पेल ब्लू डॉट। अब उन्होंने कॉस्मोस की बात की गई है। कॉस्मोस उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है, कॉस्मोस को ब्रह्मांड बताया है उन्होंने। तो कॉस्मोस ब्रह्मांड का एक जटिल सार्वभौमिक समूह है जो एक व्यवस्थित आकार में चल रहे एक या एक से अधिक ब्रह्मांड को घेरे हुए है। इसमें समय, स्थान, पदार्थ और प्राकृतिक सिद्धांत शामिल होते हैं जो उन्हें नियंत्रित करते हैं। अब उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर भी कुछ कहा इससे रिलेट करके। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड क्रमानुगत रूप से बनाया गया है। यह एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। तत्व विज्ञान यह है कि ब्रह्मांड कभी किसी विशेष बिंदु पर अस्तित्व में नहीं आया था। यह हमेशा से वही था और यह हमेशा अनंत काल तक रहेगा। अंतरिक्ष और समय प्रकृति में चक्रीय होते हैं। ब्रह्मांड भी लगातार बदलता रहता है। जब वर्तमान ब्रह्मांड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तब एक नया ब्रह्मांड उसकी जगह ले लेगा। यह उनका मानना था। कार्ल सेगन ये सोचते थे और यह उनकी विचारधारा थी। यह धारणा बिग बाउंस प्रक्रिया से मेल खाती है। बिग बाउंस एक काल्पनिक ब्रह्मांड संबंधी मॉडल है जो यह बताता है कि बिग मैन पिछले कुछ ब्रह्मांडों के पतन के बाद ही अस्तित्व में आया था। उन्होंने यह धारणा जो कॉस्मोस की जो ब्रह्मांड की जो धारणा बताई है उसको बिग बाउंस थ्योरी से उन्होंने रिलेट करके बताया। बिग बाउंस थ्योरी जो है काल्पनिक ब्रह्मांडिक संबंधी मॉडल की एक थ्योरी है जिसमें बताया कि जो बिग मैन थे, मतलब जो व्यक्ति थे, वह पिछले कुछ ब्रह्मांडों के पतन के बाद ही अस्तित्व में आया था। भौतिकविदों का मानना है कि ब्रह्मांड संकुचन और विस्तार के चक्र से गुजरता है। मुख्य विचार यह है कि चूंकि घनत्व अनंत होने पर क्वांटम फॉर्म के व्यवहार में बदलाव होता है, इसकी फलस्वरूप प्रकाश की गति जैसे भौतिक स्थिरांक यानी फिजिकल कांस्टेंट में भी परिवर्तन होता है। अब भौतिकविदों का मानना यह भी था कि जो ब्रह्मांड है उसका संकुचन भी होता है, मतलब उसका घनत्व भी होता है, उसका विस्तार भी होता है। ब्रह्मांड बढ़ता भी है और घटता भी है। तो इस घनत्व को और विस्तार को उन्होंने जो है क्वांटम फॉर्म थ्योरी के उसमें बताया कि क्वांटम फॉर्म थ्योरी ये बोलती है कि जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स और जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वह बढ़ते भी रहते हैं और घटते भी रहते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड भी बढ़ता रहता है और घटता रहता है और कभी कभार जो है कभी यह फिजिकल कांस्टेंट वे में भी चला जाता है।
स्थिर स्थिर भी हो जाता है कभी कभी। क्वांटम थ्योरी, क्वांटम सिद्धांत के मुताबिक क्वांटम फॉर्म ब्रह्मांड की नींव है। हालांकि मौजूदा क्वांटम सिद्धांत इस बात की व्याख्या नहीं करता है कि लगातार विस्तृत हो रहे इस ब्रह्मांड का संरचन कैसे होगा। अब क्वांटम थ्योरी इसका जो है दावा नहीं कर सकता है कि इसका संकुचन कैसे होगा जो ये विस्तृत हो रहा है ब्रह्मांड, और वह ये भी नहीं कह सकता कि अगर ये संकुचित हो रहा है तो क्यों हो रहा है। यह सब उनका अनुमान है, ये तर्क है उनका जो उन्होंने बताया है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको नेट पे भी मिल सकती है, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सर्न की है, मतलब सेंटर ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोप की रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ की इन्फॉर्मेशन है। इसमें बताया गया है कि ऑन जून 18, 2004 एन अनयूजुअल न्यू लैंडमार्क वॉज अनवील्ड एट सर्न, द यूरोपियन सेंटर फॉर रिसर्च इन पार्टिकल्स फिजिक्स इन जेनेवा। जो जेनेवा में रिसर्च इन पार्टिकल्स जो सर्न है, मतलब जो यूरोपियन सेंटर है रिसर्च ऑफ पार्टिकल्स का जेनेवा में, उसके बारे में बताया गया है। अनयूजुअल मतलब जो कि बहुत ही कम दिखने वाला जो सच है, बहुत ही कम दिखने वाला जो चीज़ है वह उसके बारे में बताया गया। अब 2 मीटर tall statue of India deity Shiva Nataraj. The statue symbolizes Shiva's cosmic dance of creation and destruction. Was given to CERN by the Indian government to celebrate the research center's long association with India. भारत की सरकार ने 2 मीटर लंबी शिव महादेव भगवान की नटराज की मूर्ति जो है यूरोपियन सेंटर्स जो कि रिसर्च सेंटर है वहाँ पर उनको दी थी, और उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो रिसर्च सेंटर है वो अभी तक लॉन्ग एसोसिएशन बना हुआ है, और अभी तक बने रहने के लिए, लॉन्ग एसोसिएशन बना रहने के लिए उन्होंने ये उनको तोहफे में दी थी, जिसमें कॉस्मिक डांस के बारे में बताया गया है, शिव जी के कॉस्मिक डांस के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि ये डांस जो है शिव जी का नटराज की मूर्ति का, वह क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की बात करता है, बनने और ख़त्म होने की बात करता है। इन चूजिंग द इमेज ऑफ शिवास नटराज, द Indian government acknowledged the profound significance of cosmic dance of subatomic particles, which is observed and analyzed by CERN physicists. जो सेंटर ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट है यूरोप की, वहाँ के जो फिजिसिस्ट हैं, वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो एनालाइज किया, जो ऑब्जर्व किया शिव महादेव भगवान की जो नटराज की मूर्ति है उसको समझ के जो उन्होंने एक्नॉलेज किया, जो ऑब्जर्व किया, वह जो है इंडियन गवर्नमेंट ने उसको एक्नॉलेज किया कि उन्होंने जो भी तर्क दिए नटराज की मूर्ति देख के, जो भी तर्क उन्होंने, मतलब जो सन फिजिसिस्ट हैं उन्होंने जो भी तर्क दिए उसको समझ के उन्होंने, भारतीय सरकार जो थी उन्होंने एक्नॉलेज किया। और द पैरेलल बिटवीन शिवा डांस एंड द डांस ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स वाज फर्स्ट डिस्कस्ड बाय फ्रिट्जॉफ कैपरा। सबसे पहले इसको डिस्कस किया था, सबसे पहले इसको बताया था फ्रिट्जॉफ कैपरा, साइंटिस्ट जो थे उन्होंने। इन एन आर्टिकल टाइटल्ड द डांस ऑफ शिवा टाइटल जो था उसके तहत फ्रिट्जॉफ कैपरा जी ने नटराज की मूर्ति जो है उसके बारे में बताया था, सबएटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। In 1972, Shiva Cosmic Dance then became a central metaphor in Capra International bestseller. फिर धीरे धीरे जो है 1972 में ये जो है कॉस्मिक डांस से भगवान महादेव का वह जो है एक मेटाफोर बन गया, और ये जो है इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक जो है जो बनाई थी उन्होंने, द टू ऑफ फिजिक्स, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1975 एंड स्टिल इन प्रिंटेड ओवर 40 एडिशंस अराउंड द वर्ल्ड। 1975 में जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर सेलिंग में जो बुक उन्होंने लिखी थी वो है द टू ऑफ फिजिक्स, जो कि 1975 में
इन प्रिंट हुई थी, और उसको फिर से और उसको जो 40 एडिशंस हैं, उसके एडिशंस वॉल्यूम्स जो होते हैं बुक्स के, उसको बढ़ा दिया गया, विस्तार कर दिया गया धीरे धीरे। A special plaque next to Shiva statue at CERN explains the significance of the metaphor of the Shiva cosmic dance, with several quotations from two of physics. Here is the text of plague. उसके बारे में उन्होंने और विस्तार से टेक्स्ट ऑफ प्लेग जो लिखी है उसमें बताया है शिव जो भगवान जी के बारे में, नटराज की मूर्ति के बारे में। द आनंदा के Kumraswamy, seeing beyond the unsurpassed rhythm, beauty, power, and grace of the Nataraj, once wrote of it. It is the clearest image of the activity of God, which any art or religion can boast of. आनंदा की कुरस्वामी ने जब नटराज की मूर्ति जो है शिव महादेव भगवान जी की, उनकी जब ब्यूटी, पावर और ग्रेस को उन्होंने जब देखा, मतलब उन्होंने इमेजिनेट किया, तो उन्होंने इस पे कथन लिखा कि ये जो है, इट इज़ द क्लियरेस्ट इमेज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ गॉड विच एनी आर्ट और रिलीजन कैन पोस्ट ऑफ। ये जो है क्लियर इमेज है भगवान की, जो बता सकती है कि क्या सही है क्या गलत है। अब इसके बारे में और मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या सही क्या गलत, मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। मोर रिसेंटली फ्रिट्जॉफ Kepler explained that modern physicist has shown that the rhythm of creation and destruction is not only manifest in turn of the cessation and in birth and death of all living creations, but is also the very essence of inorganic matters, and that for the modern physicist then Shiva's dance is the dance of subatomic particles. उन्होंने जो फ्रिट्ज ऑफ केपरा है उन्होंने बताया कि मॉडर्न फिज़िक्स के तहत अगर अपन देखें तो ये जो है सिर्फ जन्म लेने और जन्म और मरण की बात नहीं कर रहे हैं। जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके जन्म और मरण की बात अकेले नहीं कर रहे हैं। यह जो है एक इनऑर्गेनिक मैटर्स मतलब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि एटम्स के पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तो इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स और जो एटम्स होते हैं, उन्हीं के जैसे ही शिव भगवान के जो डांस में उनके जो 4 हाथ बताए गए हैं, तो उनके 4 हाथ के बारे में भी अलग अलग उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि एक हाथ में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है। तो जस्ट एज दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसके बारे में भी बताया गया है। भगवान शिव के नृत्य के 2 रूप हैं। भगवान शिव के नृत्य के 2 रूप है। नटराज की मूर्ति जो है उनकी 2 रूप है। पहला लास्य और दूसरे को तांडव कहते हैं। लास्य ब्रह्मांड के निर्माण से जुड़ा है, जबकि तांडव ब्रह्मांड के विनाश से संबंधित है और राक्षस के ऊपर नृत्य करते हैं, वह अज्ञानता का प्रतीक है। जबकि ज्वाला ब्रह्मांड को दर्शाती है। भगवान शिव की कमर के ऊपर घूमता सांप कुंडलिनी का एक प्रतीक है, जबकि ऊर्जा का स्वरूप है। शिव भगवान के 4 हाथ हैं। पहला दाहिना हाथ में डमरू का अर्थ ब्रह्मांड के निर्माण के दौरान ध्वनि उत्पन्न करता है। ऊपरी बाएं हाथ में आग है, जो प्रतीक है विनाश का, और दूसरा बाएं हाथ मुक्ति का प्रतीक है, और दूसरा दाहिना हाथ अभय का प्रतीक है। तो आप जो देख रहे हैं कि एक हाथ में मुक्ति है, एक हाथ में अभय है, एक हाथ में अग्नि है, और जो है एक हाथ में डमरू है। तो ये जो पार्ट्स 4 पार्ट जो आप देख रहे हैं, 4 पार्ट्स जो आप देख रहे हैं, जस्ट एज द सब एटॉमिक और द एटॉमिक पार्टिकल्स। हिंदू धर्म में यह पैमाना सामान्य रात और दिन की तुलना में ब्रह्मा के दिन और रात से भिन्न होता है, जो कि 8.4 अरब वर्ष का होता है।
वैज्ञानिकों के अनुसार धरती स्वयं ही 4.6 अरब वर्ष पुरानी है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती जो है 4.6 अरब वर्ष पुरानी है। अब जो आविष्कार किए थे कार्ल सैगन ने जो आविष्कार किया है उसके बारे में बात करेंगे। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 उन्होंने सैटेलाइट्स बनाई थी। ये जो सैटेलाइट्स थी ये वो सैटेलाइट्स थी जो सोलर सिस्टम के बाहर तक गई हैं, मतलब इंटरस्टेलर स्पेस में जा चुकी हैं। ये जो सैटेलाइट्स सोलर सिस्टम के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुकी है ये सैटेलाइट्स। वॉयेजर 1 ने 11.60 मिलियन किलोमीटर दूर से एक फ्रेम में धरती और चंद्रमा की तस्वीर ली थी। वॉयेजर 1 ने 11.60 मिलियन किलोमीटर दूर से धरती और चंद्रमा की एक फ्रेम में तस्वीर ली थी। उसके बाद जो है जुपिटर की 19,000 तस्वीरों को कैप्चर किया। रेड स्पॉट भी दिखे, जुपिटर में जो रेड स्पॉट्स थी वो भी दिखे, और जुपिटर की चंद्रमा कैल्सप्रो दिखा, और जुपिटर के ऊपर वोल्केनो एक्टिविटी को भी कैद किया। जुपिटर के ऊपर जो वोल्केनो एक्टिविटी हो रही थी उसको भी कैद किया उन्होंने। 12 नवंबर 1980 को शनि ग्रह के बहुत नज़दीक पहुंच गया। 12 नवंबर 1980 को शनि ग्रह के बहुत नज़दीक पहुंच गया। शनि ग्रह के रिंग के साथ 2 चंद्रमा एथेंस और डायनो शनि ग्रह के रिंग के साथ 2 चंद्रमा एथेंस और डायनो को भी कैप्चर किया गया। फिर शनि ग्रह के चंद्रमा इंसेलेडस और टाइटन चंद्रमा को भी तस्वीर कैप्चर की। जुपिटर पी ओनली ऑरेंज कलर सिनेरियो ओनली सीन नथिंग एल्स। जुपिटर पे जो था ऑरेंज कलर सिनेरियो ही दिखा और कुछ नहीं दिखा। Last time satellite Voyager turns and captures the photo of Earth looks like a spot. Distance is around 6 अरब किलोमीटर। आखिरी बार जो Voyager सैटेलाइट देखी उसकी जो दूरी थी 6 अरब किलोमीटर थी, जिसने आखिरी बार भारत की तस्वीर मतलब अर्थ की तस्वीर ली थी। 22 अगस्त 2012 को 18.44 बिलियन किलोमीटर दूर सैटेलाइट थी और 123 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से पार, मतलब उसकी स्पीड जो बताई गई है, अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की तो बात करें तो 123 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से पार की स्पीड से सैटेलाइट जो है जा रही थी। 22 अगस्त 2012 को 18.4 किलोमीटर दूर वो जा चुकी थी। हेलिपोस को कर लिया था और इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया था। मतलब उसने जो सोलर सिस्टम जो था उसको पार करके, सोलर सिस्टम की दूरी जहाँ तक थी उसको हेलिपोस कहते हैं, और उसके बाहर की जो जगह है उसको इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है। इंटरस्टेलर स्पेस सूर्य से बाहर की ओर हवाओं से बहना स्वरमंडल के चारों ओर बुलबुले जैसा घेरा बना हुआ है। इस घेरे को हेलिस्फीयर और सीमा से बाहर को इंटरस्टेलर मीडियम कहा जाता है। ISM इंटरस्टेलर मीडियम। यहाँ सूर्य की गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम पड़ जाता है। सौरमंडल से बाहर पहुँचते ही 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बन जाती है और बन गई थी। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का स्टार जो है प्रोक्सिमा बी सेंचुरी है, पृथ्वी से 4.36 प्रकाश वर्ष दूर है। 4.36 प्रकाश वर्ष दूर है प्रोक्सिमा बी सेंचुरी पृथ्वी से। प्रकाश वर्ष जो है इसको एक यूनिट कह सकते हैं अपन, जस्ट एज किलोमीटर। 73,000 साल लग जाएंगे आज के हिसाब से जाने में। आज के हिसाब से जो है पृथ्वी से प्रोक्सिमा बी सेंचुरी तक जाने में 73,000 साल लग जाएंगे। वैज्ञानिकों का यह अनुमान है। वर्तमान में वॉयेजर अंतरिक्ष यान हमसे
148.57 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर यात्रा कर रहा है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है उसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वह एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अभी 13 अरब 84 करोड़ 84 लाख किलोमीटर दूरी पर है वॉयेजर 1। कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए 3.7 मीटर लंबी एंटीना के साथ 22.60 वॉट का सिग्नल लगा हुआ है, जो कि 18 घंटे 40 मिनट का समय लेता है खबर पहुंचाने में और फोटोज़ को पहुंचाने में। अभी सिर्फ 4 उपकरण चालू रखे गए हैं वॉयेजर 1 के। सिर्फ 4 ही उपकरण चालू रखे गए हैं वॉयेजर 1 सैटेलाइट्स के, बाकी सब बंद कर दिए गए हैं इतने समय के चलते। वॉयेजर का गोल्डन रिकॉर्ड बहुत कॉम्प्लेक्ट बनाया गया है। इसका पता जो है 1 बिलियन साल बाद भी लगाया जा सकता है। गोल्डन रिकॉर्ड इतना मजबूत बनाया गया है कि इसको अगर अपन पता लगाना चाहें तो 1 बिलियन साल बाद भी इसका पता लगा सकते हैं, सूचना अपन ले सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अंतिम मैं ये कहना चाहूँगा, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और if you are new in this channel then do subscribe this channel please. So guys, at last I wanna say to you, Jai Hind.